बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पीडीएम की भावलपुर में रैली थी 3 जनवरी रोज़ इतवार की। जैसा आप जानते हैं कि पीडीएम की जितनी भी रैलीज़ हो रही हैं, जितने भी जलसे हो रहे हैं, उन तमाम जलसों की मुकम्मल वीडियोज़ मैं देखता हूँ, उसमें से पॉइंट्स बनाता हूँ और आपके साथ उन पॉइंट्स को शेयर करता हूँ। आज तो पीडीएम की रैली, वैसे तो मैं तमाम रैलीज़ देखता हूँ, जलसे देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन आज की इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि क्योंकि ये भावलपुर में थी और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि मैं भावलपुर से अक्सर मोहब्बत के इज़हार करता रहता हूँ। एक मौके पे तो मुझे मरीम साहिबा से जेलसी फील होने लगी जब वो भावलपुर से बहुत मोहब्बत के दावे कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने ख़ुद को कहा कि ये तो सारे ड्रामे हैं। और बाज़ उनकी तकरीर में ऐसी बातें थी कि मैं, क्योंकि वो डेस्कटॉप सिस्टम के ऊपर वहाँ पर ओपन करके यूट्यूब चला के और वो जलसा सुन रहा था, रैली सुन रहा था हेडफोन लगा कर। और एक मौका ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था मरीम साहिबा को सुनकर। तो अब बेगम को तो नहीं पता था कि मैं मरीम साहिबा की तकरीर सुन के और उसकी उनमें से चीज़ों को सुन के और हंस रहा हूँ। तो वो एकदम आ गई कि किसके मैसेज हैं जो पढ़ के तुम हंस रहे हो। तो मैंने बताया मरीम साहिबा के दावे ऐसे हैं, और जब अभी आप वो दावे उनके सुनेंगे और तकरीर के नुकात सुनेंगे तो बाद जगहों पर आप भी बेसाख्ता जो है वो हंसेंगे कि यार कैसे कैसे ये चीज़ें करती हैं। खैर, मरीम साहिबा आज पहले रैली जब शुरू होने लगी तो उससे पहले जब वो रवाना होने लगी तो वो भावलपुर से मोहब्बत का बहुत इजहार कर रही थी। सराइकी में भी बात की, लेकिन काश कि वो ये भी बता देती कि ये वही भावलपुर है जहाँ से न्यूरो साइंसेस का जो मंसूबा था, वो मंसूबा यहाँ से शहबाज शरीफ ने शिफ्ट किया लाहौर में, और भावलपुर में वो मंसूबा नहीं बनने दिया था। उसके अलावा किडनी सेंटर बहुत सालों तक शहबाज शरीफ ने नहीं बनने दिया था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि वो परवेज़ इलाही का मंसूबा था। काश कि वो ये भी बता देती कि लाहौर के ऊपर कितना बजट खर्च किया गया था और भावलपुर और पूरे जनूबी पंजाब के ऊपर कितना किया गया था। शहबाज शरीफ ने अपने दौर में 70% बजट जो है वो सिर्फ लाहौर पर खर्च किया, बाकी 30% पूरे पंजाब में बशमूल साउथ पंजाब जो है वो खर्च किया। मरीम साहिबा स्टेज के ऊपर जब भी आप देखते हैं तो वो बचियाना तौर पर मोबाइल में मसरूफ़ रहती हैं, कभी वीडियोस बना रही होती हैं, कभी इधर उधर। उनका सारा इनकलाब उनके ट्विटर पे चल रहा है तो वो इसलिए ट्विटर पर बिजी रहती हैं। बाकी आप बिलावल को अक्सर आप देखते होंगे, बिलावल बहरहाल ये नहीं करते। और एक मैच्योर कोई भी जो रहनुमा है, जो भी हो, बाकी भी वो कोई मोबाइल आपको नहीं नज़र आएगा कि मोबाइल यूज़ कर रहे हो। वो तो कभी मोबाइल यूँ बना रही हैं, कभी यूँ बना रही हैं, कभी आगे कभी पीछे, अजीब वो गरीब वो चीज़ें कर रही होती हैं। खैर, उसके बाद मरीम साहिबा जो है वो 2.5 घंटे तक इंतज़ार करती रही लोगों का कि लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे तो वो निकलेंगी। और इसलिए आपने देखा होगा कि बलीगो रहमान साहब जो हैं वो बहुत परेशान लग रहे थे, बार बार कॉल्स कर रहे थे क्योंकि बंदे जो हैं वो नहीं पहुँचे। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि 11 जमातों ने मिलकर भावलपुर में जो लोग इकट्ठे किए वो मैक्सिमम तादाद जो मुझे नज़र आ रही थी, जो मैंने देखी सारी वीडियोज़ और सारी चीज़ें, 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये 11 जमातों की कारकर्दगी थी। उसके बाद मरीम साहबा ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि इंतज़ार किया कि अंधेरा हो और फिर वो निकले ताकि वो थोड़ा सा और माहौल बन जाए, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा कम थी। उसके अलावा मौलाना साहब की बहरहाल तादाद थी, सबसे ज़्यादा जो है वो मदारिस के बच्चे थे। वीडियोज़ भी आ चुकी हैं कि मदारिस के बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ भर भर के उनको लाई गई। और उसके बाद यह है कि सबसे पहले तकरीर की उस्मान खान काकड़ ने, उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने कहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद उस्मान खान काकड़ जो हैं वो बार बार, ये महमूद खान नचकज़ई की महल जमात के हैं, तो वो उस्मान खान काकड़ जो हैं वो बार बार मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बातें करते रहे, लेकिन फ़ौज की मौजूदा क़यादत का जिक्र तक नहीं किया। उसके बाद उन्होंने, ये बलोचिस्तान से हैं उस्मान खान काकड़, लेकिन इन्होंने बलोचिस्तान में 11 कारकुनों के कत्ल का, बेगुनाह लोगों के कत्ल का, शहादत का, उसका कोई जिक्र नहीं किया। बलोचिस्तान में 7 FC के जवानों की शहादत का कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद मियां इफ्तिखार है, उन्होंने उससे पहले उन्होंने कहा, बलीगो रहमान साहब ने, क्योंकि बदनज़मी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने कहा, जो सामने लोग खड़े थे उनको कहा कि अगर आपको पीछे से धक्का लगे भी सही तो आपने अपने ऊपर लेना है, आपने आगे वालों को धक्का नहीं देना, क्योंकि बदनज़मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद उन्होंने मियां इफ्तिखार ने 11 कारकुनों का जिक्र किया, लेकिन इल्ज़ाम जो है वो भी इमरान खान पर डाला। उसके बाद आए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुख्तसर खिताब किया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें ना इस्तीफ़ों का जिक्र था, ना लॉन्ग मार्च का जिक्र था, ना धरने का जिक्र था, ना फ़ौज का जिक्र था, ना इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र था, कुछ भी जिक्र नहीं था। वो जो पीडीएम का एक वो उनके वो जो आप कहें कि पीडीएम की जो इस वक्त मौक़िफ़ है, जो बाकियों ने फ़ौज के खिलाफ तकरीरें की, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी क्योंकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, और बिलावल साहब ने ना सिर्फ ये कि शिरकत नहीं की, बल्कि बिलावल ने वीडियो लिंक के ज़रिए भी खिताब नहीं किया। उनको बहुत ज़्यादा कहा जाता रहा कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर लें, लेकिन बिलावल ने नहीं किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जिक्र किया कि अवाम के हकूक़ की जंग लड़ें, अवामी मसाइल का जिक्र किया, लेकिन और अलग सूबे का जिक्र किया। मुख्तसर खिताब था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था कि पीपल्स पार्टी नज़र आ रहा है कि अब वो पीछे हटती चली जा रही है। और यहाँ से भी आप देख लें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इशारों में भी इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं किया, फ़ौज का नाम तक नहीं लिया, फ़ौजी क़यादत का जिक्र नहीं किया, इस्तीफ़े, जलसे, धरने, किसी चीज़ का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अलग सूबे का कहा कि अलग सूबा बनना चाहिए।
उसके बाद मरीम साहब आ गई, और उसके बाद जब मरीम साहब आई तो जो ऊपर स्टेज पे खड़े हुए नून लीग के लोग थे वो एक दूसरे को धक्के दे के आगे आ रहे थे ताकि फ़ोटो में वो आएँ, वीडियो में वो सामने आए कि मरीम के साथ खड़े हैं, ताकि हाज़िरी लग सके। उसके बाद मरीम साहबा के अब आप सुनें क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। कहती हैं लोग मेरे साथ साथ, लाखों लोग मेरे साथ साथ चले। मैंने अभी कंटेनर पर खड़े होकर नवाज शरीफ को कॉल करके बताया कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। लाखों लोग, 3-3,500 लोग मैक्सिमम थे, और वो कह रही हैं लाखों लोग चल के और मेरे साथ आए। उसके बाद वो कह रही हैं कि मौलाना साहब अगर आप हुक्म करें तो इस आवाम का रुख अगर इस्लामाबाद कर दिया जाए तो क्या होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये मज़ाहिया बातें। 3-3,500 लोग, आप वहाँ घर से नहीं निकल रही थी सरायकी चौक आने तक, और जितने यहाँ पर लोग थे वो सरायकी चौक में दाता बेकरी के साथ रास्ता जाता है, वहाँ पे अब एक चाय वाली जगह है, तो शाम को वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, और वहाँ पे भी आप देखें तो आपको ऐसा लगता है कि सैकड़ों हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, जितने वो बड़ी जगह है चाय की। तो इतने लोग तो वहाँ पे भी रोज़ाना चाय पीने के लिए भी आ जाते होंगे जितने इस रैली के अंदर थे। उसके बाद मरीम साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि बहावलपुर वालों को जाकर बता दो कि मैं उनके लिए लड़ूंगा और उनका हक उनको दिलवा कर रहूँगा। मवासलाती इनकलाब के दाई जो हैं, मवासलाती लीडर जो हैं, यानी वहाँ से वो ऑडियो के ज़रिए यहाँ पर इनकलाब को लीड कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो कॉल्स के ज़रिए, कि नवाज शरीफ ने कहा कि जाकर बता दो कि मैं आपके हकूक़ की जंग लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊँगा। पता नहीं ये कैसे वो जीत कर दिखाएँगे। वहाँ वो लंदन फ्लैट्स में छुप कर बैठे हुए हैं, बाहर निकलते हैं लोग आवाज़ें कसते हैं, छुप कर जाते हैं, और तस्वीरें भी आ जाती हैं, गो नवाज गो के नारे भी लग जाते हैं। पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, इन्हीं अवाम का पैसा लूट कर वो बाहर ले गए हैं, और आप उसी अवाम को कह रहे हैं कि मैं आपको आपका हक दिलाऊंगा। अगर अवाम का हक देना है तो नवाज शरीफ साहब वो पैसा सारा वापस कर दें, अवाम को तो वही चाहिए जो पैसा वो लूट कर ले गए हैं बाहर। उसके बाद वो कहती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कहती हैं भावलपुर वालों ये बताएं कि क्या इन जाली असम्बलों में हम बैठे रहें या इस्तीफ़े दे दें। अच्छा, ये तो फैसला हो नहीं चुका कि इस्तीफ़े देने हैं, तो आपने तो लोगों को जाके ये बताना है कि हम फैसला कर चुके हैं कि हमने इस्तीफ़े देने हैं। आप अभी भी सवाल कर रही हैं कि ये बताएं कि हम इस्तीफ़े दे दें, यहाँ बैठे रहें, ये तो फैसला हो चुका है पीडीएम का। फिर ये क्या बात आप लोगों को पूछ रही हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि अगर फैसला हो चुका है तो फिर ये लोगों से पूछ क्यों रही हैं, और अगर लोगों से पूछ रही हैं तो फिर सुना किसको रही हैं। ज़ाहिर है किसको सुना रही हैं, आपको भी पता है, पीपल्स पार्टी को सुना रही हैं वो। उसके बाद उन्होंने लोगों का दोबारा बताएं, एक बार फिर लोगों से सवाल किया गया। उसके बाद कहा गया कि याद रखना जिस दिन पीडीएम ने इस्तीफ़े दे दिए उस दिन इस हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। फिर इंतज़ार काहे का है मरीम साहब, आप दें इस्तीफ़े। अवाम को आप कहती हैं कि एक एक दिन अवाम पर भारी है, जितना आप एक इमेज बना के पेश कर रही हैं, जिस तरह आप खौफनाक जो है वो अदाद शुमार और एक पाकिस्तान की तस्वीर बनाकर पेश कर रही हैं, तो आप अवाम पे एहसान करें, दें इस्तीफ़े, इस हुकूमत को घर भेजें। अवाम तंग है, अवाम को निजात दिलाएं इस हुकूमत से। आप कह रहे हैं एक एक दिन जुल्म हो गया इस हुकूमत का बरकरार रहना, और आप कहती हैं जब हम इस्तीफ़े देंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी। तो फिर किस बात का इंतजार है, दें इस्तीफ़े और इस हुकूमत को घर भेजें। फिर उन्होंने कहा जी पंजाब जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया है, पहले बाकी सूबे हमें ताने देते थे कि तुम खड़े नहीं होते, अब पंजाब खड़ा हो गया है। ये उन्होंने बात की है कि पंजाब के बारे में एक कहा जाता है कि ये हमेशा से ताकतवर का साथ देते हैं, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये फ़ौज के खिलाफ खड़े नहीं होते, और उसकी वजह खौफ नहीं है। उसकी वजह यही है कि पंजाब जो है यहाँ पर लाखों घरानों के लोग फ़ौज में गए हैं, रहे हैं, और इस तरह से, और पंजाब के लोग ज़ाहिर है एक मोहब्बत भी करते हैं फ़ौज के साथ, बाकी पूरा पाकिस्तान भी करता है। तो अब वो कह रही हैं कि पहले हमें ताने दिए जाते थे कि तुम फ़ौज के खिलाफ खड़े नहीं होते। तो अच्छा, ये कौन होता था इक़्तिदार में जो वो कहते थे कि तुम फ़ौज के खिलाफ खड़े नहीं होते? आप ही होते थे। पंजाब तो हमेशा से तकरीबन आपके पास रहा है पिछले 30 सालों में। तो फिर तो आपको ताने मिलते थे कि आप फ़ौज के साथ रहते हैं, आप फ़ौज के साथ, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाते। तो ये तो आप कबूल कर रही हैं कि आप फ़ौज के लाडले रहे हैं और नवाज शरीफ को फ़ौज लाती रही है, फिर ये तो आप इतराफ़ कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा जब पंजाब खड़ा होता है तो जानते हो ना किसकी टांगें काँपती हैं। फिर वो टारगेट कर रही हैं फ़ौज को, क्योंकि वो जो है क्या नाम है उनका, अयाज सादिक वाला बयान जो उन्होंने कहा था, बाजवा साहब पे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, वो भारत के हक़ में जो उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद DISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी। उसके बाद वो कहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट देख रही है, सिलेक्टर देख रहा है कि पंजाब के अवाम खड़े हो चुके हैं। उसके बाद 11वां पॉइंट है, वो कहती हैं अपना हक़ छीनने के लिए तैयार हो, सिलेक्टर ने जो डाका डाला है वो वापस लेने के लिए तैयार हो। उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब की कारकर्दगी पे बात की। उसके बाद उन्होंने उसामा और कानकुनों के शहादत का जिक्र किया कि इसके ऊपर किसी की कान पे जूं तक नहीं रुकी, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि कानकुनों की ये कत्ल के बाद, शहादत के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक ऑपरेशन कर रही हैं, पूरा उन्होंने घिराव किया हुआ है। और लेकिन मरीम साहबा ने
जो है वो उसका जिक्र नहीं किया, जो हिंदुओं का जो मंदिर जो गिराया गया है, जो उसको आग लगाई गई है, जो JUIF के लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसका मरीम साहिबा ने कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान की अलीमा बहन का जिक्र किया, LNG का बिलियन ट्री का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सारी इसके स्कैंडल्स हैं, लेकिन फिर भी कहता है कि फ़ौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूँ। राना सनाउल्लाह को उन्होंने दाद दी कि खिलाफ इमरान खान ने मान लिया कि झूठा केस बनाया। आसिम सलीम बाजवा साहब का जिक्र किया और पिज़्ज़ा के उन्होंने नारे लगवाए बड़े बचगाना तौर पर। फिर उन्होंने कहा मैं कसम खाकर कहती हूँ कि 73 बरस में इनसे ज़्यादा नालायक और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। फिर उन्होंने भुट्टो बनने की कोशिश की कि बताओ लड़ोगे आगे बढ़ोगे, तो ये वो जिस तरह भुट्टो के बारे में बताया जाता है, तो इसी तरह से उन्होंने भुट्टो की तरह तकरीर करने की जो है वो कोशिश की। उसके बाद आ गए मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब ने उनको दावत खिताब दिया, लंबी चौड़ी एक गर्दान, और उससे पहले उन्होंने कहा कि लाइटें बंद कर दी जाएं और मोबाइल जलाओ ताकि पता चले कितने लोग हैं। तो ये फैसल जावेद साहब ने गंदी आदतें डाल दी हैं सारों को कि ये लाइट जलाने वाली मोबाइल की, तो अज़राए मजाक कह रहा हूँ गंदी आदतें। तो उन्होंने फैसल जावेद साहब की तरह कहा कि जलसे में कि सारी लाइटें बंद कर दो और मोबाइल ऑन कर दो, लेकिन किसी ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि मदरसों के बच्चे थे और उनके पास मोबाइल थे नहीं, तो किसने माननी थी। और नून लीग वाले बाकी वो भी आपको पता है कि वो इनके जलसों में ये भी होता है कि वो बात एक जमात वाला बात करता है तो बाकियों वाले उस पर अमल नहीं करते, वो तो सिर्फ अपनी जमात के लोगों की बात पर अमल करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा रहबर जमहूरियत, इमाम इनकलाब इस्लामी, बातिल से बरसरे पैकार, कायदे अवाम, फ़ख्र पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान को दावत खिताब दिया जाता है। फिर मौलाना साहब आए और उन्होंने सराइकी में कहा कि सराइकी ब्राह्मणु सत बिस्मिल्लाह। और फिर वो कहते हैं कि इमरान खान कहता है कि फ़ौज मेरी पुश्त पर है, यानी वो मानता है कि अवाम उसकी पुश्त पर नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जनरल फैज़ और आर्मी चीफ़ के साथ जो तस्वीर आई है उसमें आप इमरान खान का चेहरा देखें। सराइकी में उन्होंने कहा कि तू मेरा बूथा देख, हालात ना पूछ। फिर वो कहते हैं कि हुकूमत सोच रही थी कि PDM टूट जाएगी, लेकिन जब हमने जाती उम्रा में 1 जनवरी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हुकूमत के घरों में और ईवानों में सफ़े मातम बिछ गई। फिर वो कहते हैं 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर होगा। काश के मौलाना साहब 5 फरवरी को अपना भी बता दें कि मैं जब कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा तो मैंने क्या क्या जो है वो बातें कही, मैंने क्या क्या जो है वो एक खिदमत की थी कश्मीर की, मैंने क्या क्या काविशें की थी, कोशिशें की थी, कितना उसको इंटरनेशनलाइज़ किया था, ये सारी चीज़ें भी काश वो बता दें। फिर वो कहते हैं 21 जनवरी को जो है वो हम वो करेंगे इसराइल मुर्दाबाद रैली निकालेंगे। इसराइल के हवाले से वो बाकी तो सबको निशाना बनाते रहे, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में इसराइल जो वफद गया था और जो इसराइली वफद आया था जिसके बारे में नूह दहड़ी ने सुमैरा खान को इंटरव्यू देते हुए कहा, उस पर मौलाना साहब मुकम्मल खामोश हैं। और उसके बाद वो कहते हैं और सऊदी अरब और UAE का भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि वो मुल्क जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं या करवा रहे हैं या इसराइल से तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। CPEC उन्होंने निशाना बनाया। उन्होंने कहा अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं रहा, ईरान हमारे साथ नहीं रहा। वो कहते हैं बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान सब मुआशी तौर पर हमसे आगे निकल रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि फ़ौज मेरी पुश्त पर है। फ़ौज को हम कहते हैं कि आप अपनी पोजीशन वाजे करें ताकि हम फैसला करें कि हमने किधर का रुख करना है। अच्छा, आप तो कह रहे थे हमने GH को जाना है, अब फिर आप कह रहे हैं कि हमने फैसला करना है। फिर वो कहते हैं कि हम कभी वो कहते हैं हमारे दरमियान PDM में हिकमत अमली के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन बाकी तमाम लोग एक पेज पर हैं। और वो कहते हैं कभी हम कार्ड छुपाएंगे, कभी दिखाएंगे। उन्होंने कहा बनी गाला तो रेगुलाइज हो गया है, लेकिन इसके घर में भी यानी इमरान खान के घर में कुछ और भी है, वो भी रेगुलाइज करा ले तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान जो है ये इसका वज़ीर-ए-आज़म रहना हमारी गैरत का मसला है, ये तहरीक नहीं जिहाद शरई है और अब इस जिहाद से पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, मौलाना ने भी उसामा का जिक्र किया, लेकिन मौलाना हो या मरियम हो, उन्होंने ना तो FC के जवानों की शहादत का जिक्र किया, ना ही करक में जो मंदिर को जलाया गया है उसका कोई जिक्र किया। तो आप लोग मरियम साहिबा को ज़रा टैग करके पूछें कि उन्होंने ट्विटर पे टैग करके उनसे ज़रा पूछें कि उन्होंने जो है वो क्यों नहीं जिक्र किया उसका जो हिंदुओं के मंदिर को जलाया गया है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर वो सारे JUIF के लोग थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के इदारों से ये कहता हूँ, आलमी हकूक़ के इदारों से, कि उसामा की ये जो कत्ल हुआ है, जो शहादत हुई है, जो बेगुनाह तौर पे मारा गया, उसको इस्लामाबाद में इसका नोटिस लें। और काश वो हिंदू मंदिर का बात कर लेते, क्योंकि इस वक्त उसामा के ऊपर तो बात नहीं हो रही इंटरनेशनल मीडिया, लेकिन पूरा इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है करक के अंदर जो हिंदुओं का मंदिर चलाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है उसके हवाले से हम 19 जनवरी को मुजाहरा करेंगे, क्योंकि इमरान खान को जो है वो इसराइल ने बहुत ज़्यादा फंडिंग की है और इसराइल से जो फंडिंग हुई है वो कादियानियों ने की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान का मकाम बुलंद करने, पाकिस्तान का मकाम और नाम तो बुलंद ये कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने अभी इनकी जमात ने हिंदुओं का मंदिर जलाया है, तो उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद ज़रूर हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव हुआ है। पाकिस्तान पर तनकीद हुई है, पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद हुई है और उसको बहुत नेगेटिव लिया गया है, बदनाम किया गया पाकिस्तान को। और लेकिन उसका इन्होंने
कोई जिक्र नहीं किया, ना ही FC के जवानों की शहादत को जिक्र किया है। ये 5 घंटे और 55 मिनट की जो रैली थी उसका मैंने आपको हवाल बताया। पहले तो वो घूमते फिरते रहे, 2 घंटे तो एक ही जगह खड़े होकर इंतजार करते रहे लोगों के आने का, लेकिन लोग आते रहे, मरियम साहिबा को देख देख के जाते रहे। तो ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखी हैं। लग रही हम सब कहाँ मिनासरो। अल्लाह हाफ़िज़।